हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का दिन है, तो ये आज प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। और ये जो है PYQ जो है ये हम लोगों ने 2021 के TGT का है। तो जो अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए थे इसके पहले। आज हम लोग 61 यानी 61 से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अपहोस्ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अपहोस्ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या अपहोस्ट्री का उपयोग फर्श पर बिछाने के लिए करते हैं, या फर्नीचर ढकने के लिए करते हैं, या पलंग पर बिछाने के लिए करते हैं? उपयुक्त सभी। तो अपहोस्ट्री का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसको जो है अपहोस्ट्री क्या होता है, ये फर्नीचर वगैरह को क्या करते हैं, बड़ा सा होता है, कपड़े का भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि फर्नीचर को ढकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ये क्या है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं कि दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सभी उद्देश्य हैं। ये प्रसार शिक्षा क्या करता है, ये दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाता है, ज्ञान में परिवर्तन लाता है, कार्य दक्षता में परिवर्तन इसकी वजह से आता है। तो क्या है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सभी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या इंसुलिन बोलते हैं, ग्लूकागॉन बोलते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन बोलते हैं, और सोमाटोस्टैटिन बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ये देखिए, इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या बोलेंगे? कोलिसिस्टोकाइनिन। तो देखिए, इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इसमें क्या होता है, इंसुलिन जो है ये पेनक्रियास के लैंगरहैंस के दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन होता है। कहाँ से निकलता है इंसुलिन हार्मोन? पेनक्रियास के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन, जो ब्लड में क्या करता है, जो ब्लड में शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन क्या होता है? तो हमने देखा कि ये कहाँ से निकल रहा है, इंसुलिन। ये इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन ना, तो इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है? इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, यानी पेनक्रियास से निकल रहा है ना। और ग्लूकागॉन यह भी क्या है, ये भी एक हार्मोन है, जो ये कहाँ से निकलता है, वो बीटा सेल से निकलता है। लेकिन ये ग्लूकागॉन जो है ये पेनक्रियास के ये बीटा सेल से ना निकल के किससे निकलता है? अल्फा सेल से निकलता है। किससे? अल्फा सेल से निकलता है। और अगर यह हार्मोन का निर्माण ना हो तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। जिसका कभी कभी आप सुनते हैं ना कि किसी में दो दिक्कतें होती हैं। किसी व्यक्ति में क्या होता है कि शुगर लेवल हाई होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का शुगर लेवल जो है वो नीचे होता है, बहुत कम होता है। तो जो हाई होता है तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन के मतलब उसमें पेनक्रियास के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसकी अधिकता से होता है। लेकिन जो ग्लूकागॉन होता है, इससे अगर किसी का हार्मोन किसी का शुगर जो है वो कम है तो वो इसी की वजह से है, ग्लूकागॉन की वजह से। किसकी? ग्लूकागॉन की वजह से है। यह भी क्या है, एक हार्मोन है जो पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है? अल्फा सेल से निकलता है। तो देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हुए। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास से निकलता है। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है? ये भी पेनक्रियास से निकलता है। लेकिन इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से निकलता है और ग्लूकागॉन जो है ये अल्फा सेल से निकलता है। अगर ये है कि अगर ग्लूकागॉन जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, अगर वह हार्मोन का निर्माण ना करे तो, या उसमें
हार्मोन का निर्माण ना हो तो क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल वो डाउन हो जाएगा। क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। उसका क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या होता है? ये छोटी आंत से ये हार्मोन पाचन क्रिया के दौरान निकलता है। जब ये हार्मोन जब पाचन क्रिया होती है, जब हम लोग कुछ खाते हैं, जब वह आंत में जाती है, छोटी आंत में तक पहुंचती है, जब उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया या पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, तब वहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। तो आंसर मिल गया ना। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन है। और ये क्या करता है कि प्रोटीन व वसा के पाचन में भी सहायक होता है। किसमें? प्रोटीन और वसा के पाचन में ये सहायक होता है। अब आगे ये चौथा ऑप्शन क्या था? सोमैटोस्टैटिन। क्या था? सोमैटोस्टैटिन। ये कहाँ होता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। किस नाम से? ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इतना ये समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ पर ये चारों हार्मोन हैं, ये समझ में आ गए। आगे देखते हैं कि ये क्या है कि चौथा ये 64 का कौन सा क्या क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट किस चरण में बनाया जाता है? वित्तीय स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट। देखिए कुछ लोगों ने इसमें बहुत मिस्टेक की थी। कुछ लोगों ने सोचा कि वर्ष के प्रारंभ में बनाया जाता है, लेकिन नहीं, पूरे वर्ष का कि क्या चीज़ें कितने रुपए में, मतलब यहाँ पर कहाँ पर कितने खर्च हुए हैं, कहाँ पर क्या हुआ था, सब कुछ उस बेस पर ये क्या किया जाता है, मतलब उस चीज़ों को ध्यान में रखकर कैसे किस तरीके से सीट बनाई जाए कि आगे जो है वो सही हो। तो वित्तीय स्थिति विवरण सीट जो होती है वह कब बनाया जाता है? वर्ष के अंत में। कब बनाया जाता है? वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी क्या है कि रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज में एकत्रित होती है। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज में एकत्रित होती है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कोमा, सीलियक रोग। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सीलियक रोग के बारे में भी पढ़ा है। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो और हाइपर। हाइपो और हाइपर क्या होता है? हाइपो मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाए, और हाइपर का मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता हो जाए। तो हाइपो हाइपर समझ में आ गया। काफ़ी चीज़ें जो हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ें इसको तोड़ के हम लोग समझें तो समझ में आ जाती है। तो अब आगे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है कि रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज में एकत्रित होती है। तो पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या है, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है? तीसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या होगा? डायबिटिक कोमा। क्या होगा? डायबिटिक कोमा। तो अब इसके डिटेल में देखते हैं क्या है कि तो हम लोग देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये बीमारी हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ये किसमें होती हैं? ये दोनों किसमें होती हैं? मधुमेह में। तो और यहाँ पर रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज में एकत्रित होते हैं, मतलब जो कीटोन होते हैं वह बॉडी में एकत्रित होते हैं। ये किसमें होते हैं? ये डायबिटिक कोमा में होते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की कमी। तो देखिए यही हमने कहा कि अगर हाइपर आप समझिए, हाइपर जो होता है वो अधिकता की वजह से होता है, हाइपो कमी हो गई। तो ये किसी चीज़ की कमी को दर्शाता है हाइपो, और हाइपर किसी चीज़ की अधिकता को दर्शाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की कमी, और हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की अधिकता। अब जैसा कि हम लोग डायबिटीज़ के बारे में क्या जानते हैं कि मधुमेह की राजधानी क्या है? मधुमेह की राजधानी अपना भारत ही है। क्या है? अपना भारत ही है। और भारत में जो है वह सबसे ज़्यादा मधुमेह पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम डाइट में जो खाते हैं वह सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी डाइट में
क्या होता है, कार्बोज की मात्रा होती है, किसकी, कार्बोज की मात्रा की। और मतलब हम लोग क्या है, आप अपने आहार में देखिए 60% हम लोगों का क्या है, कार्बोज होता है, कार्बोहाइड्रेट। चावल हो गया, दाल हो गया, मतलब अनाज की मात्रा हमारे डाइट में ज़्यादा होती है। और देखिए आप सैलड वगैरह देखिए कि वो सब्जी ये सब क्या है, वेजिटेबल्स वगैरह ये सब कम दिखेंगे आपको, लेकिन अनाज जो है वो ज़्यादा दिखेंगे। तो हमारी डाइट में, हम लोग की डाइट में क्या है कि अनाज जो है वो ज़्यादा होते हैं, कार्बोज की मात्रा ज़्यादा होती है। और यह क्या है, ये ग्लूकोज ही तो है। जब ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज किसकी फॉर्म है, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, तो यह हमारे ब्लड में ही घूमता रहता है, और जिससे क्या होता है, जिससे मधुमेह हो जाता है। और यही इसी वजह से तो मधुमेह होता है कि वह हमारे ब्लड में ही घूमता रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मधुमेह हो जाता है। तो हमने ये देखा कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम लोग देखते हैं डायबिटिक कोमा ना। डायबिटिक कोमा के बारे में ये तो हमने देखा कि ये रक्त एवं ऊतकों की वजह से है, ऊतकों में कीटोन जो होते हैं वो बॉडी में क्या करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या है सीलियक रोग। क्या, सीलियक रोग। यह हमारी छोटी सी, ये हमारे क्या है कि छोटी आंत में होने वाला रोग होता है। कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है, जो आंत होता है, जो हमारी आंत होती है, वह ग्लूटीन जो होती, ग्लूटीन क्या है, ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको ये सीलियक की बीमारी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं देते हैं, गेहूँ नहीं देते हैं, क्योंकि ग्लूटीन जो है वह गेहूँ में पाया जाता है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गेहूँ में कितना % ग्लूटीन होता है। तो कितना % होता है गेहूं में, 11 यानी 11% जो होता है वह ग्लूटीन होता है, किसमें, गेहूं में। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर हम लोगों के कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, हम लोगों के कितने प्रश्न। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की अधिकता, सीलियक रोग जो कि क्या होता है, आंत में होने वाला रोग है, यह ग्लूटीन प्रोटीन की को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है आंत जब, और यह इसलिए नहीं क्योंकि यह किसमें, और इस ऐसे रोग में क्या किया जाता है, गेहूँ नहीं दिया जाता, क्योंकि गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। और गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 11% होती है। तो हम लोगों ने इतना समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि 66 की तरफ ना। तो इसमें क्या है, जीवन चक्र के किस चरण में साधनों की मांग बढ़ जाती है, किस चरण में बढ़ती है। तो हम लोगों ने ये देखा है ना कि इसके किस चरण में मांग बढ़ती है, प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार की अवस्था में, सेवानिवृत्ति की अवस्था में, संकुचन की अवस्था में। देखिए प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं बढ़ती है, विस्तार की अवस्था में भी क्या होती है, अब आप बताइए, और सेवानिवृत्ति की अवस्था में, संकुचन की अवस्था में। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें जो है ये, इसमें ये सही हो जाएगा, कौन सा, विस्तार की अवस्था में, किसमें, विस्तार की अवस्था में सही हो जाएगा। इसको भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें डिटेल में इसको बताते हैं। तो जीवन चक्र के किस चरण में साधनों की मांग बढ़ती है, इसमें क्या है, प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार की अवस्था में, सेवानिवृत्ति की अवस्था में, संकुचन की अवस्था में। तो विस्तार की अवस्था में यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, विस्तार की अवस्था में। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है, कि जो जीवन चक्र की अवधारणा किसने दी थी, इंग्लैंड के राउट्री ने दी थी। किसने दी थी, इंग्लैंड के राउट्री ने ना, राउट्री ने दी थी। ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे। और क्या है कि इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, इसकी जो है प्रारंभिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, एक प्रारंभिक अवस्था है, दूसरी विस्तृत अवस्था है, तीसरी जो है वो संकुचन की अवस्था है। क्या है, प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचन की अवस्था, संकुचित अवस्था जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में देखिए 2 लोगों से परिवार शुरू होता है, कि जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ यानी 2 लोग होते हैं, इनसे फैमिली जो है वो शुरू होती है। और इसमें जो होती है समय भी देखिए ज़्यादा होता है, आप लोगों के इसमें समय भी ज़्यादा रहेगा, सोचने समझने के लिए, सारी चीज़ों के लिए समय ज़्यादा रहेगा कि हम आगे क्या प्लानिंग करें, कैसे करें, सब कुछ समझ के। लेकिन विस्तृत अवस्था में क्या होते हैं, इसमें जो है बच्चे
बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी होती है, मतलब ये जो है इसमें आपके पास धन की भी कमी होने लगती है, इसमें समय की भी कमी होने लगती है, क्योंकि आपको अपने लिए भी करना है, आप अगर जॉब कर रहे हैं जॉब भी करना है, आपके जितने बच्चे हैं मतलब उनको देखना है, सब कुछ मतलब सारी जिम्मेदारियां इसमें निभानी है। तो इसमें क्या है कि जीवन चक्र के किस चरण में साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो इसमें आप देखिए कि चाहे वो धन से जुड़ी हो, चाहे वो समय से जुड़ी हो, चाहे वो शक्ति से जुड़ी हो, सब सारे क्या है, जितने भी संसाधन भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सब की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। उस समय इनकी मांग बढ़ जाती है। फिर सेवानिवृत्ति की अवस्था में इसमें भी लास्ट में क्या होते हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवानिवृत्ति की अवस्था नहीं, सॉरी, ये क्या है कि लास्ट वाला संकुचन की अवस्था, इसमें भी 2 लोग रह जाते हैं और ये विस्तृत अवस्था में इसमें मांग बढ़ जाती है। तो ये सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया कब, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन है 9 मई 1958, 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952, 15 जनवरी 1960। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ये 2 अक्टूबर 1952 यहाँ पर सही हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो देखिए 16%, 15%, 14% और 17%। तो कितना होता है यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16% सही होता है। इसके बारे में भी देखिए कुछ समझ लीजिए कि क्या होता है, प्रोटीन में जो कितना परसेंट होता है, 16%। अगर देखा जाए तो प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। किससे किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। इन सब से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या, प्रोटीन। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसका परसेंट इसमें कितना होता है, 16% होता है। कितना परसेंट होता है, 16% होता है। और प्रोटीन जो होता है यह किससे, ग्रीक वर्ड होता है, किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। और प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन को किससे लिया गया, प्रोटियोस से लिया गया। किससे लिया गया है, प्रोटियोस। और प्रोटियोस का अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला। क्या, प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला। तो हमने क्या देखा कि प्रोटीन के बारे में देखा, प्रोटीन जो है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनता है और नाइट्रोजन का परसेंट 16% होता है। और प्रोटीन एक ग्रीक शब्द है और ये किससे लिया गया है, प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटियोस का अर्थ होता है प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला। अब और देखते हैं प्रोटीन का जो सरल रूप, उसका प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड ना, अमीनो एसिड, ये प्रोटीन का सरल रूप हो गया। और आगे क्या देखते हैं कि प्रोटीन के बारे में समझते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, देखिए सारी चीज़ें यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। अमीनो एसिड जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इसे प्रथम स्थान पर क्यों रखा जाता है, देखिए पहले इसको समझते हैं। इसे प्रथम स्थान पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखिए प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से ही हमारी कोशिका का निर्माण होता है, हमारे जितने हार्मोन होते हैं वो होते हैं। मतलब प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन से बहुत सारी चीज़ों का हमारे शरीर में निर्माण होता है, जिसकी वजह से उसे क्या किया गया है, प्रथम स्थान पर रखा गया है। और अगर देखा जाए, क्योंकि प्रोटीन की क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, उसका जो हमारे शरीर की जो क्या होती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का निर्माण किससे, जो कोशिका है उसका निर्माण किससे हुआ है, प्रोटीन से हुआ है ना। तो ये क्या है, अगर देखिए इसको देखते हैं तो एक कोशिका क्या है, एक कोशिका को क्या कहते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और कई सारे कोशिका मिलकर क्या बनते हैं, देखिए कई सारे कोशिका मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ बनता है। टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनते हैं, कई सारे जब ऊतक मिल गए तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और कई सारे ऑर्गन जब मिल गए तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, यानी अंग तंत्र बनेगा। और जब कई सारे अंग तंत्र मिल गए तो
क्या बना, हमारा शरीर बना ना। तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि पहले कोशिका बना, कोशिका के बाद ऊतक बना, ऊतक के बाद कोशिका बना, कोशिका के बाद ऊतक बना, ऊतक से फिर कई सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाए, और कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा शरीर बनकर तैयार हो गया। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किसके लिए, हमने क्या देखा कि एंजाइम, हार्मोन, इन सभी को बनाते हैं। और हम एक चीज़ देखते हैं, प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है प्रोटीन से। कितनी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें हमने क्या देखा कि 16% इसमें लगभग क्या होते हैं, 16% इसमें नाइट्रोजन होता है। और यह अगर शरीर में लगभग कितना एब्जॉर्ब होता है तो 15% होता है। कितना होता है, 15%। आगे बढ़ते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है, कितना है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 8:7:4, और सेकेंड ऑप्शन है 6:5:5। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है कि 8:8:8। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 5:6:6। तो यहाँ पर पहले हम लोग आंसर देखते हैं, उसके बारे में, उसके बाद इसकी डिटेल समझते हैं कि ये क्यों, क्या है, कैसे है। तो यहाँ पर आंसर होगा ये 8, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच कितना अनुपात होना चाहिए, 8:8:8। तो ये देखिए, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है, कि जो ये 8 यानी इसका मतलब है कि 8 घंटा प्रतिदिन कार्य की अवधारणा, यानी या क्या है कि 40 घंटे प्रति सप्ताह की शुरुआत। ये किसने शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन की। क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन की, तो उस समय वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, ये जो है, ये देखिए ये अवधारणा कहाँ से आई है, ब्रिटेन से आई है। और जब वहाँ के जो कर्मचारी थे उन लोगों को बहुत काम करना पड़ता था, उन्हें आराम नहीं मिलता था, अपने लिए समय नहीं मिलता था। तो उन लोगों ने ये नारा दिया कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे, और 8 घंटे हमारे मनोरंजन के लिए होगा। किसके लिए, मनोरंजन के लिए। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, ये उनका एक नारा था। तो इसीलिए तब से ये निकल आया, ये वहाँ से ही, ये मतलब ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से ये नारा निकला, 8:8:8। तो यही यहाँ पर दिया गया है, कार्य, विश्राम और शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है। और अगर पूछा जाए कि हम 8 घंटे काम करेंगे, यानी प्रतिदिन जो है 40 घंटे, मतलब प्रतिदिन, और अगर सप्ताह में तो 40 घंटा प्रति सप्ताह ना। तो अब आगे देखते हैं कि ये हो गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, चाय। अगर आप लोग क्लास लेते होंगे तो अभी हम बहुत जल्दी में इसको, एक वीडियो में नहीं, हमने कई क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझाया है कि जो आहार होते हैं वो 5 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे, कि अर्ध तरल था, तरल था, और मतलब पूर्ण लिक्विड डाइट था ना। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या बताई थी, कि जिसको हम आर पार देख लेते हैं, जिसको आर पार देख लेते हैं वो क्या होता है, क्लियर लिक्विड डाइट होता है ना। और जो आर पार नहीं देख पाते, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, मतलब आप देखिए पानी की बॉटल लीजिए, अगर अपने पास आप रखिए समझने के लिए, आप उसको देखिए, अगर उसमें से देखते हैं कि अगर आपको इधर से उधर सामने की तरफ दिखता है कुछ, उस पानी के उधर दूसरी तरफ, तो क्या है, वो क्लियर लिक्विड डाइट है। और अगर वही नहीं दिखता है तो वो क्लियर लिक्विड डाइट नहीं है, यानी वो द्रव है, द्रव पदार्थ है। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है, यानी कौन सा क्लियर लिक्विड डाइट नहीं है। देखिए फलों का रस लेंगे तो भी आप देख लेंगे, नींबू पानी है तो भी आप देख लेंगे, दाल का पानी है तो भी आप देख लेंगे, लेकिन अगर चाय को लेते हैं तो आप उसकी दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे। तो यानी ये क्या हो गया, कौन सा नहीं है, चाय नहीं है। यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। क्या प्रदूषण कहलाता है, रासायनिक प्रदूषण कहलाता है, सांस्कृतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण कहलाता है, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा, कि पहला यानी प्रदूषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होती है? जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होती है? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICMR NIN क्या होता है कि 2020 RDSRD के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन कितना निश्चित हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ये तो इन सब में कोई चीज़ समझने वाली नहीं, ये सारी ये इसी तरीके से है इसका डाटा कि 65 kg पुरुष एवं 55 kg महिला। आगे बढ़ते हैं कि प्रसार शिक्षण एक विधि है, अव्यवहारिक शिक्षण है, सामूहिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है, जन शिक्षण है। तो कौन सा शिक्षण है? ये व्यवहारिक शिक्षण है। यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं चवर्णक, रदनक, केंद्रीय कृंतक, अग्रचवर्णक। तो देखिए ये चारों क्या हैं? ये चारों दांत के प्रकार हैं। तो दांत से भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बार ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई टॉपिक ना हो कि जो छूटे, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसी समय आप देख लेंगे तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं चवर्णक, रदनक, केंद्रीय कृंतक, अग्रचवर्णक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय कृंतक। तो अब आगे देखते हैं कि केंद्रीय कृंतक क्या होता है कि जो प्रथम अस्थायी दांत होते हैं ये केंद्रीय कृंतक होते हैं ना। देखिए बच्चों का बिल्कुल सामने जो होता है वो निकला होता है। और अस्थायी दांतों की संख्या देखेंगे तो कितनी होती है? 20 होती है। कितनी? 20 होती है। और अस्थायी दांत कितने होते हैं? ये 32 होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक क्या बोलते हैं कि एक छेदक या काटने वाले दांत होते हैं जिसको बोलते हैं, और जिसको क्या होते हैं, या तो आप छेदक बोलते हैं या काटने वाले दांत बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 8 होते हैं। और जिसमें क्या होता है कि 4 ऊपर होता है, जो सामने के दांत होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, ये संख्या में कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल जो होते हैं ये फ्रंट में होते हैं, बिल्कुल आगे। और उसके बाद कौन से दांत होते हैं? छेदक हो गए, जिसमें कितने हो गए? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8 दांत हो गए। फिर भेदक, कौन से? भेदक, भेदक वाले दांत। अब आगे देखते हैं ये भेदक में क्या होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ये छेदक के बगल, अगल बगल में होते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गए। ये कौन से दांत हो गए? ये छेदक हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये भेदक दांत हो गया। 1 2 1 2 ना। तो कितने हो गए? पूरे 4 4 8 हुए थे, फिर 4 और बढ़ गए, 12 हो गए ना। तो भेदक वाले दांत कितने हो गए? ये छेदक वाले के बगल में होते हैं, यानी ये 12 हो गए पूरे, ये 4 हो गए। तो छेदक वाले दांत कितने? 4 4, और जो भेदक दांत हुए वो 4 हुए। अब आगे बढ़ते हैं कि अग्रचवर्णक वाले दांत 4 प्रकार के हुए। अग्रचवर्णक, चवर्णक, जिसको क्या बोलते हैं? प्री मोलर और मोलर। जो प्री मोलर होते हैं उसको कुचलने वाले दांत भी कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। और मोलर जो होते हैं ये कितने होते हैं? ये 12 होते हैं, ऊपर 6 और नीचे 6 होते हैं। टोटल कितने? पूरे दांत को मिला लीजिए, पूरे दांत कितने हो गए? 32 हो गए। कितने दांत हो गए? 32 हो गए। अब यहाँ पर कौन सा सही हुआ? यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, केंद्रीय कृंतक। अब आगे बढ़ते हैं कि जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, नवजात शिशु की अवस्था, शिशु अवस्था, प्रसव काल। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखते हैं कि जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाएगी कि देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि शिशु अवस्था। तो एक चीज़ है कि जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था जो होती है इसको देखिए, जो हरलाख ने क्या किया था? शैशवावस्था को इसके अलग पार्टों में बांटा था। जन्म से 2 सप्ताह तक माना था। क्या कहा था कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 सप्ताह तक की होती है। एक क्या होता है? पार्चूनेट होता है, दूसरा क्या होता है? नियोनेट। जन्म से 30 मिनट का समय को क्या बोलते हैं? पार्चूनेट बोलते हैं। और नियोनेट किसको बोलते हैं? जन्म से 30 दिन का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2021 में पार्चूनेट पूछा गया था, इस बार हो सकता है कि नियोनेट पूछ लिया जाए। क्या? नियोनेट पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। इसको किसने दिया था?
हर्लॉक ने दिया था। 2 बताया था, शिशुअवस्था को 2 भागों में बांटा था। कौन सा? पार्चुनेट नियोनेट। जन्म से 30 दिन की अवस्था जो 30 मिनट की अवस्था वो पार्चुनेट हो गई, और जन्म से 30 दिन की अवस्था जो होती है वो किसकी हो गई? नियोनेट की हो गई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एडम स्मिथ, डॉक्टर एंजल है ये, और एम मार्शल, क्रॉस एवं कैंडल। तो किसके द्वारा बजट एवं उपभोग का नियम प्रतिपादित किया गया था? तो इसको देखते हैं कि जो बजट एवं उपभोग का नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रतिपादित हुआ था किसके द्वारा? डॉक्टर एंजल के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एंजल। तो ये रंजल नहीं है यहाँ पर, ये देखिए गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर एंजल होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं कि जो अर्नेस्ट एंजल क्या हैं कि एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने एक नियम दिया था कि जिसको क्या बोलते हैं? उपभोग का नियम। क्या बोलते हैं? उपभोग का नियम कहते हैं। और इस नियम को क्या है कि इस नियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इसमें बचत की बात नहीं की गई थी। किसकी बात नहीं की थी? बचत की बात नहीं की गई थी। और इन्होंने 5 चीज़ों पर दिया था। इसमें क्या हुआ था कि इसी की वजह से इनकी आलोचना भी हुई थी। इन्होंने 5 मदों का जिक्र किया था और 3 वर्ग का जिक्र किया था। 5 मद थे, 3 वर्ग थे। तो 5 मद में भोजन, वस्त्र, मकान, प्रकाश, ईंधन और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, ये 5 मद थे। और 3 जो है ये मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग के। निम्न वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे और उच्च वर्ग के लोग थे। यानी इन्होंने 5 मद और 3 वर्ग का जिक्र किया था। और यहाँ पर देखिए ये सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा आंसर यहाँ सही हो जाएगा? हेल्थ गाइड। कौन पहुंचाता है? हेल्थ गाइड। यहाँ पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये एस्बेस्टस है। ये क्या है? प्राकृतिक रेशा है, मानवकृत रेशा है, प्राकृतिक खनिज रेशा है। ये सब खनिज नहीं, प्राकृतिक खनिज रेशा है, मानवकृत खनिज रेशा है। तो इसके बारे में देखते हैं कि जो रेशा होता है ये एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस जो है वो प्राकृतिक खनिज रेशा है। यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब इसको भी समझते हैं कि जो रेशा होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक लंबाई के आधार पर होता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, अभी आपको यहाँ पर भी आप समझ लेंगे तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। जो रेशा होता है वो 1-2 होते हैं ना। कौन कौन से? एक लंबाई के आधार पर होता है, दूसरा क्या होता है? स्रोत के आधार पर। और लंबाई के आधार पर 2 होते हैं, एक फिलामेंट होता है, दूसरा स्टेपल। मतलब जो लंबे रेशे होते हैं उसको फिलामेंट में नापते हैं। लंबे रेशे को कहते हैं लंबे रेशे को फिलामेंट, और स्टेपल को क्या? छोटे रेशे को कहते हैं। अब आगे देखते हैं स्रोत के आधार पर ये क्या होते हैं? 2। एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। अब प्राकृतिक जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक बार फिर से सुनिए। रेशा जो होता है 2 होते हैं, इसको 2 हिस्से में बांटते हैं। एक लंबाई के आधार पर और दूसरा स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर 2 हो गए, एक फिलामेंट होगा क्योंकि कोई लंबा रेशा होगा, छोटा होगा। भाई लंबाई तो 2 ही हो सकती है, या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा, तो 2 हो गया। अब आगे देखते हैं स्रोत के आधार पर ये भी 2 हो गए। कौन कौन सी? या तो प्राकृतिक होगा, या तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होगा, या तो खुद बनाया गया होगा, कृत्रिम होगा। प्राकृतिक जो होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से? वानस्पतिक, प्राणिज, खनिज। या तो वनस्पति द्वारा प्राप्त होगा, या तो प्राणिज द्वारा यानी प्राणी द्वारा प्राप्त होगा, या तो खनिज द्वारा। तो प्राणी द्वारा देखिए 2 ही हैं, या तो एक सिल्क है, एक वूल है। सिल्क है, वूल है। जो सिल्क है वो बॉम्बेक्स मोरी जो कीड़ा होता है उससे प्राप्त होता है। और वूल जो है वो देखिए भेड़ हो गए, खरगोश भी होते हैं और ऊँट होते हैं। तो मतलब इन सब के बालों से बनाया जाता है। तो ये क्या हो गए? वूल हो गए। और खनिज जो होता है उसमें क्या होते हैं कि सोना हो गया, चांदी हो गया और एस्बेस्टस हो गया। तो यही पूछा गया है कि क्या कौन सा एस्बेस्टस है? प्राकृतिक खनिज रेशा है। क्या है? प्राकृतिक खनिज रेशा। क्या है? प्राकृतिक खनिज रेशा।
तो और देखिए वानस्पतिक में ये 3 होते हैं। कौन कौन से? बीज से प्राप्त होते हैं रेशे, तने से प्राप्त होने वाले होते हैं, पत्ती से। तो जो बीज से प्राप्त होने वाले होते हैं, तने से प्राप्त होने वाले और पत्ती से, ये 3 होते हैं वानस्पतिक। प्राणी जो हो गए वो 2 हो गए। सिल्क वूल। खनिज जो होता है वो कई होते हैं। क्या? सोना, चांदी, एस्बेस्टस। तो यहाँ पर एस्बेस्टस के बारे में पूछा गया था, तो हम लोगों ने उसको समझा कि प्राकृतिक खनिज रेशा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? तो किसकी उपलब्धता को करते हैं? ये कैल्शियम एवं लौह एवं कैल्शियम, किसको? लौह तत्व एवं कैल्शियम को। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिनन तंतु के तने से प्राप्त होता है। किस तंतु के तने से प्राप्त होता है? जूट के पौधे से, पटुए के पौधे से, कपास के पौधे से, सन के पौधे से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। कौन सा? सन के पौधे से। किससे? सन के पौधे से। ये सही हो गया चौथा ऑप्शन। तो इसके बारे में देखते हैं। लिनन जो है ये तंतु के तने से प्राप्त होने वाला रेशा होता है, और ये इसको सन का पौधा या फ्लैक्स का पौधा कहते हैं ना, फ्लैक्स भी बोलते हैं। लिनन के पौधे से ये क्या होता है? ये फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लिनन ना। और लिनन जो होता है ये किसका प्रतीक होता है? ये कई मतलब इसको बहुत अच्छा माना जाता है। यह बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। ये पवित्रता का सूचक है, पवित्रता का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, महंगापन का प्रतीक है, शांति का सूचक है, ऐश्वर्य का सूचक है, वैभव का प्रतीक है। और लिनन जो है ये सबसे यह मजबूत रेशा है। यह लिनन जो है वो मजबूत रेशा है। और ये किस जगत का है? यह वानस्पतिक जगत का है, क्योंकि ये तने से प्राप्त हो रहा है ना। तो ये वानस्पतिक जगत का रेशा है। सबसे मजबूत पहले नंबर पे क्या है वानस्पतिक जगत में? रेशम पहले सबसे मजबूत। ये देखिए वानस्पतिक जगत में ये तो पहले देखिए, अगर आप देखते हैं सबसे मजबूत रेशा क्या है? रेशम है। उसके बाद क्या है? लिनन है ना। तो आगे देखते हैं कि देखिए, अगर इसमें आप कुछ और समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। क्या है कि जो लिनन देखिए, लेकिन किससे मजबूत है? अगर आप देखिए कपास के बारे में देखेंगे तो ये कपास से कितना मजबूत है? 3 गुना ज़्यादा मजबूत है। कितना मजबूत है? 3 गुना ज़्यादा मजबूत है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं कि अगर पूछा जाए कि लैंड ऑफ लिनन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मिस्र को। किसको? मिस्र को बताएंगे। और लिनन के छोटे रेशे को क्या बोलते हैं? टॉ बोलते हैं। और बड़े रेशे को लाइन कहते हैं। लिनन के छोटे रेशे को टा, बड़े रेशे को लाइन कहते हैं। लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनन यूसीडेसियम। क्या? लिनन यूसीडेसियम। लिनन तंतु पर रोएं क्या होते हैं? नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें लिनन के बारे में पढ़ी। ये काफ़ी चीज़ का प्रतीक है, इसके बारे में हमने देखा। और लैंड ऑफ लिनन क्या है? मिस्र है। ये कपास से कितना गुना ज़्यादा मजबूत होता है? 3 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। हमने ये काफ़ी चीज़ें देखी। लिनन जो है किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। किस पौधे से? फ्लैक्स या सन के पौधे से। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो 1929 में लागू हुआ था ना, किस शारदा एक्ट द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला ऑप्शन यहाँ सही हो गया। आगे देखते हैं कि समय मापक इकाई TMU 1 सेकंड का भाग होती है। तो ये कार्य सरलीकरण से लिया गया है ना, जिसमें 4 औपचारिक हैं और 4 जिसको अनौपचारिक बोलते हैं, पेन पेंसिल मेथड। तो ये देखिए, अगर जिसको इसमें पूरी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये क्या है? 0.036। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कि ये 84 जो होता है 84 रक्त में, ये क्वेश्चन कौन सा है कि ये 84 वाला है। इसमें क्या है कि रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि 80 से 120 mg पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब कांथा कढ़ाई क्या है कि कांथा कढ़ाई जो होता है ये कहाँ से लिया गया है? संबानिया नहीं है, ये कहाँ से लिया गया है? कांथा कढ़ाई कहाँ से लिया गया है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। कहाँ से लिया गया है? ये बंगाल से लिया गया है। कहाँ से?
यहाँ इसको काट दीजिए, कहाँ से लिया गया है, लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये बंगाल से लिया गया है। तो इसमें क्या है, काथा कढ़ाई कहाँ से लिया गया है, बंगाल से लिया गया है। और अगर आप देखेंगे काथा कढ़ाई के बारे में, तो यह जो है ये पुराने कपड़ों पर की जाती है। किस पर की जाती है, पुराने कपड़ों को, कई कपड़ों को, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, पुराने कपड़ों को जोड़ कर मतलब उसको पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद की जाती है। अब पंजाब की क्या प्रसिद्ध है, पंजाब की फुलकारी प्रसिद्ध है। क्या है, पंजाब की जो होती है वह फुलकारी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप फुलकारी लिख लीजिए, फुलकारी। और यहाँ पर आपने क्या देखा, उत्तर प्रदेश की क्या प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। क्या है, चिकनकारी, चिकनकारी प्रसिद्ध है। और बंगाल की आपने देखा काथा कढ़ाई प्रसिद्ध है। और देखिए उत्तर प्रदेश की ब्रोकेड भी है ना, उत्तर प्रदेश की ब्रोकेड है। और अगर आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में जो होती है उस वहाँ पर क्या फेमस है, कच्छ की कढ़ाई। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बंगाल। आगे देखते हैं, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल कैलोरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ये जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल। आगे बढ़ते हैं कि क्या है कि ढाका मलमल का निर्माण होता है, ढाका मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी रेशों से। तो ढाका मलमल का निर्माण किससे होता है, सूती रेशों से। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, फिर उसके बाद डैश 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 है का आधारभूत दर्शन शास्त्र है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर क्या है, शिक्षा, प्रसार शिक्षा, शिक्षण एवं ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रसार शिक्षा सही हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षा जो होता है, देखिए ये क्या किस किस चीज़ में परिवर्तन लाता है, ये अभिवृत्ति में परिवर्तन लाता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है, हमारे ज्ञान में परिवर्तन लाता है प्रसार शिक्षा, हमारे व्यवहार में, कार्यकौशल में, इन सब में क्या है, प्रसार शिक्षा से इन सब चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये प्रसार शिक्षा है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब देखते हैं कि 89 क्वेश्चन, मिलावट कहते हैं किसको, बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, और भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकाल लेने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान बेचने को, और उपयुक्त सभी। तो आप देखते होंगे कि मिलावट क्या होता है, ये सब कुछ होता है। या आप किसी चीज़ में से उसकी गुणवत्ता को बाहर कर दीजिए, या तो कोई अच्छी पौष्टिक चीज़ें हैं और आप उसमें बाहरी चीज़ों को ऐड कर दीजिए जो कि उसमें ख़राब हो, जो क्या उसकी गुणवत्ता को कम करे, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, मिलावट कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चौथा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब 90 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है, प्रख्यात है। तो किस नाम से प्रख्यात है, हाइजीन, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, और क्या है कि गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह तक, जन्म से 14 सप्ताह तक। तो क्या है कि गर्भधारण से जो है कब तक है, ये गर्भधारण से जन्म तक। तो यहाँ पर गर्भकालीन अवस्था की बात की गई है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये देखिए ये DW है, यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, DWCRA तो का क्रियान्वयन करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, उपयुक्त सभी। तो ड्वाक्रा है, ड्वाक्रा के बारे में पूछा गया है, ये राज्य सरकार करती है। कौन करता है, राज्य सरकार। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखते हैं कि संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी विलियम हेनरी पार्किन, मोरे, JT डिक्सन, जॉर्ज आडेमर्स।
तो यहाँ पर ये पहला सही हो जाएगा, विलियम हेनरी पार्किन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिगो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिगो। तो यहाँ पर ये इंडिगो जो है वो सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अब ये जाइगोट किसे कहते हैं? अभी हम स्टार्टिंग में ही जो मतलब एक कोशिका होता है, तो अभी हम लोग जो मतलब स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने समझा ना कि कई इन सब चीज़ों को मिलाकर कोशिका बनता है, फिर कई कोशिका को मिलाकर क्या बनते हैं, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में समझी। तो ये क्या है कि जाइगोट किसे कहते हैं? ये क्या कहलाता है? नया कोष, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया? अब पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर देखते हैं इसका नाम क्या कि मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य और सकारात्मक पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। तो यहाँ पर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं कि मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 × 60 है तो क्या कहलाएगा? खराब असंतुलन, अच्छा संतुलन, खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमज़ोर संतुलन, कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्या कहलाएगा? अच्छा संतुलन। यहाँ पर अच्छा संतुलन, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और क्या है कि कबूतर छाती रोग, अस्थि विकृत। तो इसमें क्या है? कैल्शियम की कमी से पूछा है, तो कैल्शियम कमी से क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस, वो भी वृद्धावस्था की बात की गई है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कौन कौन से? एक विटामिन डी होता है, कौन कौन से? विटामिन डी हो गया, और क्या होते हैं? और होते हैं कैल्शियम ना, कैल्शियम, और क्या होते हैं? फास्फोरस और फास्फोरस। तो ये क्या हो गए? यानी विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो अगर किसी एक की कमी होती है तो दूसरा जो होता है वह उसकी अवशोषण क्षमता प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विटामिन डी से कौन सा रोग हो रहा है, कि विटामिन डी से क्या हो रहा है? कैल्शियम की कमी से हो जाती है, लेकिन अगर विटामिन डी की बात आए तो भी आप क्या लगाएंगे? ऑस्टियोपोरोसिस। हम लोगों ने विटामिन डी जब पढ़ा है तो इसमें पढ़ा है कि विटामिन डी में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, और क्या? रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है? रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्क लोगों में होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस की बात आ रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये वृद्धावस्था में होता है। तो ये विटामिन डी में भी यही आएगा और कैल्शियम में भी यही आएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम के लिए पूछा गया है, तो 3 हम लोगों ने पढ़ा, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो वृद्धावस्था में होता है। तो कैल्शियम और क्या कि विटामिन डी और फास्फोरस, ये तीनों आपस में क्या है? फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैल्शियम कमी से। और अगर सिर्फ कैल्शियम कमी से आपसे टिटेनी भी पूछ लिया जाए तो वो भी सही है, टिटेनी भी होता है। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है ग्रासियम कैंडल की, कोर्टजिन की, राजामल पी देवदास और इरीन ओपेनहीम। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ये कोर्टजिन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोथिसिस प्रक्रिया में क्या होता है? क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में परिवर्तन, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में परिवर्तन, यानी तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी देखिए 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, अभी 25 क्वेश्चन और बचे हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ये पूरी नहीं है, धुरी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर देखिए बहुत गलत प्रिंट हो गया है,
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, प्रसार विशेषज्ञ को। किसको कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी? ये प्रसार कार्यकर्ता को। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विरासत में मिली हुई आय है नियमित आय, अनियमित आय, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो यहाँ पर देखिए विरासत में मिली हुई आय, पहले हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ समझते हैं। विरासत में मिली हुई आय क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष आय, यानी ये यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो गया। देखिए 2 आय हम लोगों ने पढ़े हैं, एक नियमित एक प्रत्यक्ष आय, दूसरा अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या होती है? जो हम खुद कमा रहे हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उसके बाद हमको मिलता है। जैसे हम लोगों को मजदूरी मिलती है, हम लोग काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी, हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोगों को वेतन मिलेगा। मतलब कोई नौकरी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष आय है। और जहाँ पर आप किसी तरीके का कोई एफर्ट नहीं करते हैं और वहाँ पर आपको कुछ मिलता है, और तो इसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पर कुछ मिलता है तो वो अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। जैसे कि विरासत में मिली हुई चीज़, तो यहाँ पर पूछी गई है विरासत में मिली हुई आय क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष आय। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई होती है, तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई हम लोगों ने पढ़ी भी है, तंतु होती है। क्या होती है? तंतु। अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहा जाता है? चम्मच की आकृति के नाखून जैसे अगर हो जाता है तो कौन सी बीमारी इससे होती है? कौन सी बीमारी होती है? इसमें हो जाता है क्या? रक्ताल्पता। और रक्ताल्पता किसकी वजह से होता है? B12 की वजह से। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति साधन है, यह कथन किसका है? यह कथन है ए रेड्डी का। किसका है? ए रेड्डी। देखिए परिभाषाओं में तो कुछ समझना होता नहीं है, इसमें जो चीज़ें कही हैं वही चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा किसकी है? ए रेड्डी की है। और परिभाषा हर बार 2-3 परिभाषाएं जरूर आएंगी, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर समझिए। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? क्या कौन सी? प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई। तो ये टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ट्विल बुनाई। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भोजन पकाने की खदकाना यानी स्टीमरिंग विधि को में तापमान होता है 82 से 99 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस, 65 से और क्या हो गया कि 75 डिग्री सेल्सियस, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भोजन पकाने की खदकाना यानी सिमरिंग विधि का तापमान कितना होता है? तो देखिए इसके बारे में देखते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। 82 से 99 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आंसर हो गया कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ये मेथड ऑफ कुकिंग जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए हम कुछ बना रहे हैं तो जल द्वारा भी पका सकते हैं, भाप द्वारा भी पका सकते हैं, और चिकनाई द्वारा भी पकाते हैं, वाष्प द्वारा पकाते हैं। मतलब कई तरीके से हम लोग भोजन पकाते हैं ना, कई तरीके से भोजन हम लोग पकाते हैं। और जो जल द्वारा पकाते हैं इसमें क्या होता है कि देखिए इसके 3 होते हैं। कौन कौन से? कि बॉइलिंग करते हैं, खदकाते हैं, या धीमी आंच पर पकाते हैं ना। चिकनाई से क्या करते हैं, या तो देखिए तेल लगा के सेक देंगे जैसे पराठा बनता है, या तो तल देते हैं, तो वो भी चिकनाई द्वारा होता है। और वाष्प द्वारा देखिए जब किसी को भाप द्वारा पकाया जाता है, तो और वायु द्वारा कि इसको गैस द्वारा पकाया जाता है। तो आगे देखते हैं जल द्वारा पकाते हैं। बॉइलिंग जो होती है ये 212 अंश फ़ारेनहाइट 212 डिग्री से 212 अंश फ़ारेनहाइट पर होता है। और खदकाना जो होता है ये कितना 180 से 210 अंश फ़ारेनहाइट पर। और जो धीमी आंच पर होता है ये 180 अंश फ़ारेनहाइट और ये या 90 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भोजन पकाने की खदकाना यानी सिमरिंग विधि का तापमान होता है कितना होता है 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 जून, 5 जून, 9 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ सही हो गया। कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाता है।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि पोषण आहार विज्ञान के जनक होते हैं। कौन है इसके पोषण आहार विज्ञान के जनक? लेवाइजर हैं या पेटेनकोफर हैं और अल्वाटर हैं, वोइट हैं। तो कौन है? लेवाइजर हैं। कौन है? लेवाइजर हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेवाइजर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर लेवाइजर सही हो जाएगा। 109 का ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लेवाइजर। आगे बढ़ते हैं कि विस्मृति की अचेतन प्रक्रिया है। प्रतिगमन, समाहीकरण, दमन, मानसिक कल्पना। तो विस्मृति की प्रतिगमन जो नहीं होगा, ना समाहीकरण होगा, दमन होगा, ये जो है इसको किसने दिया है? इसको फ्रायड ने दिया है। ये फ्रायड की थ्योरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, दमन हो जाएगा। विस्मृति की अचेतन प्रक्रिया क्या है? दमन है। मैंड्रिन एक प्रकार का है, कॉलर है, कफ है, आस्तीन है, योक है। तो मैंड्रिन क्या है? यह मैंड्रिन क्या है? यह एक प्रकार का कॉलर है। क्या है? एक प्रकार का कॉलर है और इसे रसियन कॉलर भी कहते हैं। इसे रसियन कॉलर या चाइनीज़ कॉलर भी कहा जाता है। मैंड्रिन को ये एक प्रकार का कॉलर है, इसे रसियन कॉलर या चाइनीज़ कॉलर भी कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं कि भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं कोरियन, नाभिरज्जु, गर्भनाल और एमनियन। तो क्या कहते हैं? कि एमनियन बोलते हैं। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है असीमित, बहुआयामी, निर्धारित और द्विआयामी। तो प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र क्या होता है? कि प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए पहले एक बार देख लेते हैं भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। ये एमनियन होता है। क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमनियन क्या है? एमनियन फ्लूइड होता है ना, एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि द्रव होता है, उसे एमनियन फ्लूइड कहते हैं। और जब जो झिल्ली को क्या बोलेंगे? एमनियन बोलते हैं। प्लेसेंटा से बच्चे को क्या मिलता है? प्लेसेंटा से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है और प्लेसेंटा के जो होता है कि थ्रू उसे क्या वो मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, उसे सारे पोषक तत्व मिलते हैं। और बच्चा जो होता है वो किससे बंधा होता है? नाभिरज्जु से बंधा होता है। किससे? नाभिरज्जु से। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने क्या समझा कि जिसमें बच्चा रहता है ना, तो वो एक द्रव पदार्थ में भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? उसमें उसी में बच्चा क्या होता है? तैरता है, उसे क्या बोलते हैं? एमनियन फ्लूइड बोलते हैं। और जिसमें वो रहता है उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? एमनियन बोलते हैं। और जिसमें बच्चों को जब माँ खाती है तो उसे सारे पौष्टिक तत्व कहाँ से मिलते हैं? सब लोग कहते हैं कि माँ अगर अच्छा खाएगी तो बच्चों को प्राप्त होगा। तो कहाँ से वो सारे पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं? वो प्लेसेंटा से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्लेसेंटा से। और बच्चा किससे बंधा होता है? नाभिरज्जु से बंधा होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये हम लोगों ने ये देखा है प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है बहुआयामी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय, और क्या है कि ये टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा सही होगा? यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? हार्वर्ड और टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैम्फनर आहार का प्रयोग किया जाता है। किसमें कैम्फनर आहार का प्रयोग करते हैं? अल्सर में, मधुमेह में, उच्च रक्तचाप में, टाइफाइड में। तो कैम्फनर आहार का प्रयोग किसमें करते हैं? किसमें? अल्सर में करते हैं। तो अल्सर में क्या होता है कि अल्सर में जिस व्यक्ति को अल्सर की दिक्कत होती है तो उसमें क्या होता है कि उसके आंत में जब घाव होता है तो क्या करते हैं कि उसको ऐसा आहार देते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता है ना। तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे कि क्या देंगे कि जिससे उसके घाव को ऊपर जाके चुभे ना, चावल का मार देंगे, फल का गूदा देंगे, ये सब चीज़ें उसमें देते हैं। और ऐसे आहार नहीं देते जिसमें रेशा ना हो, जिसमें क्या ना हो? रेशा ना हो। तो कैम्फनर आहार का प्रयोग किसमें करते हैं? अल्सर में। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी, दूध। तो अभी हम लोगों का मिल्क वाला चैप्टर ख़त्म हुआ है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था पाश्चुरीकरण के बारे में। तो यहाँ पर दूध जो है वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर दूध को गर्म करते हैं, जिससे क्या होते हैं उसके जीवाणु को नष्ट कर देते हैं ताकि दूध जो है लंबे समय तक ख़राब ना हो। इसलिए होता है किससे? 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करते हैं। कुछ समय के लिए गर्म करेंगे, फिर क्या करते हैं उसको एकाएक ठंडा कर देते हैं। तो ये क्या है? पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? दूध के। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली। नई दिल्ली ना, तो यहाँ पर कौन सा सही हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखते हैं। ये देखिए नई दिल्ली जो होता है इसके अध्यक्ष कौन थी? लेडी इरविन। कौन थी? लेडी इरविन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1932 को। कब हुई थी? 10 नवंबर 1932। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ये यहाँ पर देखते हैं। अच्छा वही चीज़ें हैं यहाँ पर, कोई अलग से नहीं है कुछ। कि साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? LDL, VLDL, HDL और क्या है? काइलोमाइक्रॉन। तो LDL को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे LDL को? ये वसा जो होती है ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानी जाती है। अब इसको देखते हैं। ये क्या होता है कि जो हम लोगों ने पूरा LDL के बारे में पढ़ा है और प्रोटीन का चैप्टर भी पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि प्रोटीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से? साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और क्या कि व्युत्पन्न प्रोटीन। तो जो साधारण प्रोटीन होती है उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा LDL, VLDL और HDL ना। तो LDL जो होता है उसे क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है तो क्या बोलेंगे? LDL को नहीं बोलेंगे। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे तो LDL और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे तो HDL हो गया। तो यहाँ पर जो है LDL पूछा है। क्या पूछा है कि कौन सा वसा हानिकारक होता है, यानी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, तो LDL हो गया। जापान पुष्पसज्जा में 100 इंगित करता है? स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है पूरा जापानी पुष्पसज्जा के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जापान की पुष्पसज्जा जो होती है यहाँ पर जापान 100 इंगित करता है। किसको इंगित करता है? 100 जो इंगित करता है वो मनुष्य को इंगित करता है। अब इसके बारे में भी ये देखिए यहाँ पर। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है कि इसमें जो देखते हैं, इसमें जो जापानी पुष्पसज्जा में है इसमें क्या होता है? इसमें लाइनों का बड़ा महत्व दिया जाता है। क्योंकि जो चीन के बौद्ध भिक्षु थे चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने क्या की थी? किसकी शुरुआत की थी? पुष्पसज्जा की शुरुआत की थी। लेकिन उसको आगे किसने बढ़ाया था? उसको आगे जो है वो जापान ने बढ़ाया था। मतलब उसका शुरुआत तो चीन की बौद्ध भिक्षुओं ने की थी, लेकिन उसका प्रसार जो है किसने किया? जापान ने किया ना। और क्या है कि इसमें लाइनों का बड़ा महत्व होता है। इसमें 3 लाइनें होती हैं। कौन कौन सी? शिन, सो, हाइकी। कौन कौन सी? शिन होती है, सो होती हैं और हाइकी होती हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं और ये हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में और YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए ये क्या होता है, देखिए फिर से देखते हैं। एक हो गया शिन, ये शिन हो गया और ये सो हो गया, ये हाइकी हो गया। शिन जो हो गया ये हो गया, सो यहाँ पर हो और हाइकी जो है ये है। तो यहाँ पर पूछा गया है सो इंगित करता है शिन, सो किसको इंगित कर रहा है? सो इंगित कर रहा है किसको? सो जो इंगित करता है वह किसको इंगित कर रहा है? मनुष्य को ना। और हाइकी की अगर पूछा जाए तो हाइकी किसको इंगित कर रहा है? ये पृथ्वी को इंगित करता है। और शिन अगर पूछा जाए शिन किसको इंगित करता है? ये स्वर्ग को इंगित करता है। शिन स्वर्ग को इंगित करता है। ये सो जो है ये किसको इंगित करता है? ये मनुष्य को इंगित करता है। और हाइकी ये पृथ्वी को।
अब आगे देखते हैं, सिन जो है ये 90 अंश पर बनी होती है, सो 45 अंश पर और हाइकी 75 अंश पर। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इसको समझा, जापानी पुष्पसज्जा क्या है, सिन सो हाइकी। इसमें जो है लाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिन किसको प्रदर्शित करता है, सिन जो है ये स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, सो किसको प्रदर्शित करता है, ये मनुष्य को, और हाइकी जो होता है ये पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा। अब आगे देखते हैं, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, मुंडेल, गिलबर्ट और मल्टीमैन, निकिल एवं डार्सी। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने परिवर्तन का वर्ग का विचार किसने दिया था, मुंडेल ने दिया था ना। और इस मुंडेल ने कब, 1940 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय क्या किया था कि पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक लेख प्रस्तुत किया था, जो क्या था कि जहाँ पर क्लॉसेज ऑफ चेंज दिया था। क्या दिया था, एक लेख प्रस्तुत किया था जो क्या था, क्लॉसेज ऑफ चेंज दिया था। और ये संख्या में कितने थे, 5 थे। और इसको जो है ग्रास एवं कैंडल ने संक्षिप्त कर दिया था। तो लेकिन जो मुंडेल ने दिया था वो 5 दिया था, और किसने संक्षिप्त किया, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बना कि परिवर्तन का वर्ग किसने दिया, मुंडेल ने दिया। और किस विश्वविद्यालय में वो मतलब वहाँ पर लेख प्रस्तुत किया, 1940 में। कहाँ पर, पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक लेख प्रस्तुत किया, जहाँ पर क्या दिया था, क्लॉसेज ऑफ चेंज यानी परिवर्तन का वर्ग दिया था। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 5 दिए थे, और उसको छोटा किसने कर दिया, किसने कर दिया, ग्रास एवं कैंडल ने। अब ये कौन कौन से थे कि हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य संग्रह स्थल एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन, ये 3 थे ना। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है, कौन से परिवर्तन को दर्शाती है, गुणात्मक, मात्रात्मक, ए बी दोनों। तो वृद्धि जो होती है वो क्या करते हैं, उसको हम लोग माप सकते हैं ना, तो ये मात्रात्मक को दर्शाती है। किसको, मात्रात्मक को दर्शाती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो हाइजीन शब्द किससे लिया गया है, हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, ग्रीक देवी का नाम है। वहाँ के लोग ये मानते थे कि हमारी देवी जितनी खुश रहेंगी उतना ही हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो हाइजीन शब्द किससे लिया गया है, ये ग्रीक देवी का नाम था। वो लोग क्या करते थे कि इनको खुश रखना चाहते थे, और उनका मानना था कि हमारी देवी खुश रहेंगी तो हम लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो ये 1945, 1946, 1947, 1948। तो यहाँ पर 1946 जो है इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की। आगे बढ़ते हैं कि लंबे रेशे को कहा जाता है। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था रेशे के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टेपल, और किसमें, जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, खनिज रेशा पढ़ रहे थे ना, जिसमें एस्बेस्टस था। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल पढ़ा था कि लंबे रेशे को कहा जाता है स्टेपल, और क्या स्टेपल बोलते हैं, और स्पन यार्न, फिलामेंट, इनमें से कोई नहीं। तो जो छोटे रेशे होते हैं उसको स्टेपल बोलते हैं, और बड़े रेशे को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, सीयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने की एक चरण है। तो सीयरिंग किस पर की जाती है, किस रेशे को प्राप्त करने के लिए की जाती है, ऊन को। किसको, ऊन को। तो यहाँ पर ये जो PYQ ये 2021 का TGT का था, इतना हम लोगों ने देखा और इसके बारे में डिटेल में समझा। ये भले ही ये आपके क्वेश्चन कम रहे हों, लेकिन अगर आप देखिए तो एक ऑप्शन के हिसाब से ये काफ़ी हम लोगों ने आज क्वेश्चन पढ़े, काफ़ी चीज़ें समझी, काफ़ी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ ली थी वो हम लोगों की रिवाइज़ हुई, फिर से एक बार काफ़ी चीज़ें हम लोगों के माइंड में सेट हुई। तो इसीलिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे ये हमको लगे कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को इस तरीके से, और अगर इस तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाए तो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।